अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है सेल साइकिल, या हम इसको एक दूसरा नाम दे सकते हैं सेल डिवीजन। हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि सेल को डिवाइड करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। हमने वो सारे स्टेप्स देखने, या हम ऐसा कह सकते हैं हमने वो सारी चेंजेस देखनी हैं जो सेल को डिवाइड करने के लिए ज़रूरी होती हैं, या सेल डिवाइड करने से पहले उन चेंजेस से गुज़रता है। और ये सारी की सारी चेंजेस चूँकि साइक्लिक वे में चल रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये एक सेल है, ये कुछ स्टेप्स से गुजरेगा और फिर ये सेल डिवाइड करके दो सेल बना देगा, और फिर ये दो सेल उन्हीं चेंजेस से गुजरेंगे और फिर दोबारा से आगे डिवाइड करके नए सेल बना देंगे। तो इस तरह से ये सेल के डिवीजन के दौरान जो जो स्टेप्स होते हैं ये साइक्लिक वे में चल रहे होते हैं। यानी एक दफ़ा सेल ने डिवाइड करके दो सेल बनाए और वो सेल उन सारी की सारी चेंजेस से गुजरे, और जब ये दोनों सेल आगे डिवाइड करके नए सेल बनाएंगे तो ये भी उन सारी की सारी चेंजेस से गुजरेंगे। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं सेल साइकिल। यानी वो सारे के सारे साइक्लिक इवेंट्स जो सेल के डिवीजन के दौरान सेल के अंदर हो रहे होते हैं। तो अभी सेल के डिवीजन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, या सेल साइकिल को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता है सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बना रहा होता है? डिफरेंट टाइप के सेल्स, और उनकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होती है। अब ग्रोथ मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म साइज़ में बढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिज्म कब साइज़ में बढ़ते हैं? जब उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो सेल डिवाइड करेंगे तो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगी? ग्रोथ होगी। और इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता है, यानी वो अपने ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, अपनी अगली नस्ल बनाते हैं। तो इस रिप्रोडक्शन के अमल की भी दो टाइप्स हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो दोनों रिप्रोडक्शंस की टाइप्स हैं, आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये गैमेट्स कैसे बनेंगे? सेल डिवीजन से बनेंगे। सेल डिवीजन की दो मेजर टाइप्स हैं, एक मियोसिस और दूसरी माइटोसिस। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। और इन गैमेट्स को बनाने के लिए मियोसिस की ज़रूरत होती है। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं और इसमें गैमेट्स नहीं बनते, और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है माइटोसिस। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सेल साइकिल को या सेल डिवीजन को पढ़ना ज़रूरी है। और हमें यह भी पता है कि सेल इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म कर रहे होते हैं? डिफरेंट सेल्स। और ये जो सेल्स होते हैं इन्हें कैसे पता होता है कि हमने ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है, या ये सेल्स अपने फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करते हैं? सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, या इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो डीएनए सेल के अंदर होता है क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है या डीएनए जो किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, या क्रोमेटिन की फॉर्म में या क्रोमोसोम की फॉर्म में। इसको हम आगे सेल डिवीजन में देखेंगे भी कि कब क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है और कब क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। और इसी जेनेटिक मटेरियल की मदद से जो सेल्स होते हैं वो अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जब सेल डिवाइड करता है, मैं कहता हूँ कि ये एक सेल है, इसने डिवाइड करके दो सेल्स बनाने, तो इस डिवीजन से पहले ये सेल अपने इस जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर लेता है, डबल कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये सिर्फ एक ही सेल के लिए होता है। तो जब ये डिवाइड करके दो सेल बनाता है तो उन दोनों को जेनेटिक मटेरियल देने से पहले
ये अपने इस जेनेटिक मटेरियल की क्या कर लेता है, कॉपी बना लेता है। तो उसमें से एक कॉपी एक डॉटर सेल के अंदर चली जाती है और दूसरी कॉपी दूसरे डॉटर सेल के अंदर चली जाती है। तो ये जनरल सामने पढ़ लिया कि सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं कि सेल साइकिल या सेल डिवीजन के मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सेल साइकिल का आपको पता है, यानी वो सारी की सारी चेंजेस या वो सारे के सारे स्टेप्स जो सेल डिवीजन के दौरान सेल के अंदर होते हैं, और ये सारे के सारे स्टेप या ये सारी की सारी चेंजेस साइक्लिक वे में चल रही होती हैं। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सेल साइकिल। साइक्लिक वे में कैसे, यानी मैं कहता हूँ कि अगर एक सेल है उसके अंदर वो सारी की सारी चेंजेस होंगी, वो सेल डिवाइड करके दो नए सेल बना देगा। इसके बाद ये सेल भी डिवाइड करने से पहले उन सारी की सारी चेंजेस से गुजरेंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये सारी की सारी चेंजेस साइक्लिक वे में चल रही होती हैं, इस वजह से हम इसे कहते हैं सेल साइकिल। और इनमें मेजर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं वो देख लेते हैं। ऑल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और चेंजेस इन्वॉल्व ग्रोथ पीरियड, यानी सेल साइज़ में बढ़ता है, वो हम देखेंगे कौन से फेज़ में कौन से स्टेप में सेल साइज़ में बढ़ता है। और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। तो हमने पीछे देख लिया था कि जेनेटिक मटेरियल डबल होना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सेल के अंदर तो सिर्फ उसके लिए अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जब उसने डिवाइड करके दो सेल बनाने होते हैं तो पहले वो अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी भी बनाता है और फिर इसके बाद सेल डिवाइड करते हैं, यानी फिर सेल टूट के दो सेल बना देते हैं। और ये सारी की सारी चेंजेस साइक्लिक वे में चल रही होती हैं, इस वजह से हम इसे कहते हैं सेल साइकिल। इस सेल साइकिल को हम दो स्टेप्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरफेज़, दूसरा होता है माइटोटिक फेज़, या जो एक्चुअल में डिवीजन फेज़ होता है जिसमें सेल डिवाइड करके दो सेल बना देता है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि सेल को डिवाइड करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उस टाइम का जो 90% हिस्सा होता है वो कौन लेता है, इंटरफेज़, और बाकी 10% हिस्सा कौन लेता है, माइटोटिक या डिवीजन फेज़। यानी सेल साइकिल का ज़्यादा टाइम इंटरफेज़ लेता है और बहुत कम टाइम माइटोटिक फेज़ या डिवीजन फेज़ लेता है। और इस इंटरफेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, यानी इस इंटरफेज़ के दौरान सेल उन सारे के सारी चीज़ों को पूरा करता है जो डिवीजन के लिए ज़रूरी होती हैं। अच्छा, इंटरफेज़ को पहले पहले रेस्टिंग फेज़ बोला जाता था। अब इसको रेस्टिंग फेज़ क्यों बोला जाता था, क्योंकि इस फेज़ के दौरान जब भी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता था तो उस सेल के अंदर कोई उस तरह से चेंजेस नज़र नहीं आती थी, इस वजह से इसे रेस्टिंग फेज़ बोला जाता था। लेकिन बाद में यह डिस्कवर हुआ कि सेल को डिवाइड करने के लिए या ड्यूरिंग सेल साइकिल जो ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं सेल के डिवीजन के लिए वो किसके अंदर बनती हैं, इंटरफेस के अंदर बनती हैं। और ये सेल साइकिल का जो 90% टाइम होता है वो कौन लेता है, इंटरफेस लेता है। और सारी की सारी नेसेसरी चीज़ें जो डिवीजन फेज़ के लिए ज़रूरी होती हैं वो किसके अंदर बनती हैं, इंटरफेस के अंदर बनती हैं। और इसको इंटरफेस क्यों कहते हैं, यानी दो लगातार माइटोटिक फेज़ या डिवीजन फेज़ के दरमियान एक स्टेज, उसे हम कहते हैं इंटरफेज़। यानी एक सेल उसने इंटरफेज़ गुजारा और फिर वो डिवाइड करके उसने दो सेल बना दिए। अब ये दोनों सेल पहले इंटरफेस गुजारेंगे और उसके बाद डिवाइड करके क्या करेंगे, नए सेल बना देंगे। तो इस तरह से दो डिवीजन फेजेस के दरमियान, यानी ये एक डिवीजन और ये एक डिवीजन, एक ये एम फेज़ एक ये एम फेज़, दो एम फेज़ के दरमियान एक स्टेज, उसे हम कहते हैं इंटरफेस। इस इंटरफेस को हम फर्दर आगे तीन मेजर स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं G1 फेज़, गैप 1 फेज़, दूसरा होता है S फेज़ और तीसरा होता है G2 फेज़। तो हम अगले लेक्चर में इस इंटरफेस को डिटेल से देखेंगे। अब यहाँ पे आप सिंपल समझ लें कि G1 फेज़ में या गैप 1 फेज़ में सेल वो प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह बनाता है जो डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होती हैं या डीएनए की कॉपी बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। क्योंकि अगले एस फेज़ में
क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। और इस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एटीपी वगैरह, वो सारी किसके अंदर बनती है? G1 फेज़ के अंदर। और इस डीएनए की कॉपी होने के बाद आता है G2 फेज़। और इस G2 फेज़ के अंदर भी प्रोटीन्स वगैरह, इसके बाद एटीपी वगैरह, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और कौन सी प्रोटीन्स बनती हैं? जो आगे सेल को डिवाइड करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो G1 फेज़ के अंदर बनेगी। और सेल को डिवीजन के लिए, यानी एक सेल से 2 सेल बनने के लिए जो सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सारी की सारी प्रोटीन्स वगैरह, वो किसके अंदर बनती हैं? G2 फेज़ के अंदर या गैप 2 फेज़ के अंदर। इसके बाद इंटरफेज़ के बाद अगला स्टेज या अगली फ़ेज़ आती है माइटोटिक फ़ेज़, या फिर जो एक्चुअल में डिवीजन फ़ेज़ होता है। और ये डिवीजन फ़ेज़ 2 तरह का हो सकता है। कुछ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिनके अंदर माइटोसिस होती है, और कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर मियोसिस होती है। जो भी जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स या गैमेट्स, जैसे एग और स्पर्म, इनको बनने के लिए मियोसिस की ज़रूरत होती है, या ये मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। और बाकी जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स, उनको बनने के लिए या उनको डिवाइड करने के लिए माइटोसिस की ज़रूरत होती है। इसके बाद अगर हम माइटोसिस को आगे देख लें तो ये माइटोसिस आगे फर्दर 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी अब यहाँ पे एस फेज़ के अंदर डीएनए की कॉपी तो हो जाती है, डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, यानी पहले एक ही कॉपी थी तो अब एक और कॉपी बन जाती है, लेकिन वो डीएनए एक ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी डीएनए की दोनों कॉपीज़ एक ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में उन डीएनए की कॉपीज़ को एक ही न्यूक्लियस से अलग करके 2 अलग-अलग न्यूक्लियस में तकसीम कराया जाता है। और उन दोनों कॉपीज़ को ना सिर्फ एक दूसरे से अलग किया जाता है, बल्कि 2 अलग-अलग न्यूक्लियस में भी डाल दिया जाता है। एक न्यूक्लियस एक सेल के अंदर चला जाता है, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे सेल के अंदर चला जाता है। और ये कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस या कैरियोकाइनेसिस का स्टेप फर्दर 4 और स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज। हम ये सारे डिटेल से भी देखेंगे। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद, यानी 2 न्यूक्लियस बनने के बाद, ये समझ ले 2 न्यूक्लियस ऐसे बन जाते हैं। इसके बाद जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है वो होती है, यानी इस तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और सेल ऐसे डिवाइड करके 2 सेल बना देता है। इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसके बाद आता है कुछ सेल्स जिनके अंदर मियोसिस होती है। ये मियोसिस फर्दर आगे 2 मेजर स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक को हम कहते हैं मियोसिस 1, दूसरे को हम कहते हैं मियोसिस 2। और इन दोनों के अंदर उसी तरह से मियोसिस 1 के अंदर भी पहले कैरियोकाइनेसिस होगी और फिर साइटोकाइनेसिस, और मियोसिस 2 के अंदर भी उसी तरह से पहले कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस है उसे हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 में डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे मियोसिस 2 के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस है, यहाँ पे हम इसे डिवाइड करते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। और यहाँ पे ये जो साइटोकाइनेसिस है इसे हम साइटोकाइनेसिस 1 कहते हैं, और यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है इधर हम साइटोकाइनेसिस 2 कहते हैं। तो ये हो गया जनरल सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन। तो अगले लेक्चर में हम इंटरफेस को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम मियोसिस और माइटोसिस के डिफरेंट स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे। तो ये हमने जनरल से कुछ स्टेप्स देखे जो सेल साइकिल के अंदर होते हैं।